स्टार्ट करें। कॉपी का लास्ट थ्योरी का पॉइंट क्या था, कितना नंबर था? 20 था। क्या नाम था? कैपिटल मेंटेनेंस लास्ट था। ठीक, कॉपी में लिखो पॉइंट नंबर 21। लिखो SOME, सम मेजरमेंट, सम मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। 21 है ना? जितने असेट होते हैं, जितने असेट, कौन से अमाउंट पे पहली बार रिकॉर्ड करते हो? कॉस्ट पे। ऐसे रिकॉर्ड करने के बाद वो बुक वैल्यू बनता है बिटिया। रिकॉर्ड क्या? बुक वैल्यू मतलब बुक में चला गया उसका वैल्यू, बुक का वैल्यू इज बुक वैल्यू। पर बुक में तो आप अपने हाथ से लेके जाते हो ना। कॉस्ट पे मेजर माने पहली बार, इनिशियली when we recognize an asset, we record it at cost. आपको याद है asset का recognition principle में its cost can be measured was one criteria or was one condition. तो हम लोग पहली बार asset को cost पे लिखते हैं। Now when we talk about a fixed asset, आप cost पे तो लिख दिए, उसके बाद आप क्या करते हो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आपको पढ़ाएगा, ठीक है? उसमें हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फलाना जो जो करते हैं सब कुछ पढ़ेंगे। बट पहली बार नॉर्मली हम लोग किसी भी असेट को कॉस्ट पे लिखते हैं, और पहली बार हम लोग किसी भी लायबिलिटी को, बोलो कौन से वैल्यू पे लिखते हैं? पेएबल वैल्यू पे। और लायबिलिटी फिर हमेशा पेएबल वैल्यू पे लिखी जाती है। जानते हो उस पेएबल वैल्यू को इनवॉइस वैल्यू भी बोला जाता है। क्या? इनवॉइस मतलब आप अगर क्रेडिटर से माल खरीदते हो या किसी से सर्विस लेते हो तो लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करोगे क्या? तो वो बिल अमाउंट या इनवॉइस वैल्यू भी होता है ना। वो जो नॉर्मल बात सब था ना, वो हम लोग यहां डिस्कस नहीं करेंगे, उसके आगे का बात सब डिस्कस करेंगे। जैसे पहला डिस्कशन है मेरा, लिखो प्रेजेंट वैल्यू। क्या लिखा? किसी ने भी नाम सुना है प्रेजेंट वैल्यू का? हाँ, कब सुने हो? कौन से टॉपिक में? हाँ, एनवीटी वाले टॉपिक में। गुड, बोलो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कौन से क्लास में और कौन से? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाउंडेशन में। अच्छा, मैथ्स में भी था और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी था। ओके, गुड। तो सुनो ना, अभी लिखना मत, हम जैसे बोलेंगे वैसे लिखना है। ये फॉर्मूला देखे होगे? क्या चीज का फॉर्मूला? ये एनवीटी का फॉर्मूला। खाली ए लिखा एनवीटी। कौन बोला एनवीटी? ये क्या चीज का फॉर्मूला है? देखो और बताओ। जब पढ़े लाइफ नाटेंगे नहीं बेटा, ऐसे बोलो एनवीटी का फॉर्मूला। अरे देख तो लो एक बार। अच्छा, ये फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। आप इसको पहली बार कब देखे होंगे? देखिए तो, फाउंडेशन में, मैथ्स में। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। लिखिए, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा रॉन्ग, बहुत ज्यादा राइट आंसर मेरे को मिला है, सो आई एम नॉट अनहैप्पी। लिखो। नहीं, मैं बता रहा हूं क्या लिखा भी आपने हेडिंग। ठीक है, अंडरलाइन कर दो उसको।
ए प्रेजेंट वैल्यू को अंडरलाइन कर दो। अब नीचे लिखना चालू करो रोमन 1 करके। द फॉर्मूला फॉर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज, इसको कॉपी करो। जगह बना? कुछ भी आप जानते हो वैसे ही करके बोलना। हां, ये क्या है? ये कब इन्वेस्ट करना पड़ता है? शुरू में, इनिशियली, आज, अभी। 1 तो 1 ही है। ये आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये कैसे लिखना पड़ता है यहां पे? R/100, मतलब डेसिमल में, पॉइंट में। ये एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। ये अगर 5 है तो 5 लिखोगे, और 5.5 है तो 5.5 लिखोगे, और 6 मंथ है तो 0.5 लिखोगे। और ये क्या है? ये क्या है? हाँ, बाप रे, ये ऐसे तो हम लोग बोलते थे, हम तो डर गए अचानक। गुड, थैंक यू। ये वो अमाउंट है जो n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद हम लोगों को मिलेगा अगर आज हम P इन्वेस्ट करते हैं एट R रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स। एकदम ठीक बोले हम। ये 9, 10, 11, 12 बीकॉम में कभी ना कभी तुमको जरूर पढ़ाया गया होगा। इसमें हमको कुछ पढ़ाना नहीं है तुम लोगों को। ओके, हम लोग इसका नाम चेंज करेंगे आज, ठीक है? हम लोग P को बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू, A को बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। क्योंकि तुम लोग प्रिंसिपल बोले, रॉन्ग नहीं है। प्रिंसिपल कब इन्वेस्ट हुआ? अभी, आज इन्वेस्ट हुआ ना, तो प्रेजेंट वैल्यू हुआ। ये पैसा कब मिलेगा? फ्यूचर में, तो फ्यूचर वैल्यू हुआ। तो आज हम लोग ये नाम यूज करेंगे। लिखो, फ्रॉम टुडे वी विल यूज, नहीं, सेम लाइन 1 में, फ्रॉम टुडे वी विल यूज P, बड़ा वाला P as present value and A as future value. देखिए तो ये लिखा जा सकता है क्या? अरे इतना क्या देख रहे हो? यही तो लिखे हैं, ये तो लिखने दो। नीचे लिखो 2 नंबर करके, 2 करके, 2। एक्चुअली 1 पढ़ाना ही नहीं था, 2 ही पढ़ाइए मेरा। 1 तो आपको याद दिलाना था कि ये 9, 10, 11, 12 में आपने पढ़ा है, उससे डिराइव किया हुआ मेरा प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। माने हम लोग कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग पुराना पढ़ाई कोई मोल्ड कर रहे हैं। क्या लिखा बोलो? P इज इक्वल टू A इंटू 1/1 प्लस R टू द पावर n, या फिर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस R टू द पावर n। नाउ जस्ट एक आइडिया डिस्कशन के लिए, छोटा सा फिलर। एंड डिस्कशन में अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कब कब ये डिस्कशन आएगा, जब जब डिस्कशन आएगा हमको बोलना, अरे सर ये हम लोग ना पढ़े थे 5वां नंबर क्लास में, 5वां नहीं भी बोल पाओ सर, शुरू में देखे थे ना हम लोग इसको। वो जरूरी है तुमको बोलना, उसी का तैयारी चला रहे हैं हम लोग, ठीक है? मान लो आज के 10 इयर्स के बाद, आज के 10 इयर्स के बाद, ऐसा समझो ना, हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं, हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं।
10 साल के बाद सारा न्यूक्लियर एनर्जी हम निकाल लेंगे। इस प्लांट से जितना एनर्जी निकलना रहेगा 10 साल के अंदर अंदर हम निकाल लेंगे। उसके बाद मेरे को न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिसमेंटल करना होगा। क्या? और बहुत केयरफुली डिसमेंटल करना होगा, नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगी? जल्दी बोलो। चेरनोबिल डिजास्टर सुने हो? कहाँ है चेरनोबिल? रशिया, हाँ यूक्रेन बोलो अब तो। उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, अब यूक्रेन में है। पहला और सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन रिलीज हो गया था। ठीक है, तो बहुत केयरफुली डिसमेंटल करना पड़ता है। ठीक है, 10 साल बाद मेरे को डिसमेंटल करना पड़ेगा और मान लो 40 लाख रुपया खर्चा होगा। ये सब क्रोर्स में होता है, 400 करोड़, 900 करोड़, 1000 करोड़ ऐसे होता है। हम जानबूझ के छोटा अमाउंट लिख रहे हैं। 40 लाख रुपया खर्चा होगा 10 साल बाद। अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स के बाद हम सारा एनर्जी निकाल लेंगे, यूज कर लेंगे उसको। हेलो? और 10 साल बाद हमको 40 लाख रुपीस पे करना होगा टू डिसमेंटल द इंटायर प्लांट, टू क्लीन द एनवायरनमेंट, टू डू एवरीथिंग। फिर वहां पे प्लेन सपाट जमीन रहेगा, मेरा सब कुछ फेंक दिया जाएगा। 40 लाख रुपया खर्चा लगेगा। कब लगेगा? 10 साल बाद। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। अगर हम आपको यहां पे बोलें, इस जगह पे, जस्ट सी इट, पी मालूम है कि ए मालूम है? पी मालूम है तुमको या ए मालूम है? पक्का? आर मालूम है? बच्चों प्लीज ऐसे मत करो, सपोर्ट करो, पढ़ो, इतना अच्छा चीज पढ़ रहे हो। आर मालूम है? एन भी मालूम है? एन है ना? पी निकल जाएगा, फॉर्मूला ही तो है रे बाबा, नॉर्मल मैथमेटिक्स ही तो है। पी निकल जाएगा। अकाउंट्स में डोंट डू इट, डोंट डू इट, पहले यहां ध्यान दो, कैलकुलेशन करवा लेंगे बिटिया तुमसे हम। अकाउंट्स में इसको, ये जो खर्चा है ना, ये तो पे करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी भी है, एन एक्सपेंस इज ए लाइबिलिटी। इस लाइबिलिटी का नाम है ये। क्या लिखा बोलो? डीकमीशनिंग लाइबिलिटी। कमीशनिंग को बोलते हैं लगाना, डीकमीशनिंग को बोलते हैं हटाना। डिसमेंटलिंग, डीकमीशनिंग एंड रेस्टोरेशन, 3 वर्ड है इसका। डिसमेंटलिंग मतलब तोड़ मोड़ के फेंक देना, डीकमीशनिंग हटाना, एंड रेस्टोरेशन एनवायरनमेंट को पूरा रीस्टोर करना। 3 नाम से जाना जाता है। AS29 जब पढ़ोगे ना, रेड विथ AS10, तो आपको एक लाइन पढ़ने मिलेगा कि इस तरह का लायबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पे आज रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या बोले? फिर से बोलो। इस तरह के लायबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पे आज रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये कौन पढ़ाया? AS29 रीड विथ AS10। तो अगर मैं बोलूं इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो तुम निकाल देगा। मान लो प्रेजेंट वैल्यू आया 12,74,000, कुछ भी आया, अभी तुमसे निकलवाएंगे, वेट करो। तो इसको हम लोग को आज रिकॉर्ड करना है। नहीं समझे? और इंसिडेंटली खाली एक छोटा सा बात बता दें, जब आप इस लायबिलिटी को क्रेडिट करोगे ना, तो नाम देंगे प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी। अब परसों का पढ़ाई को यूज करके बताओ, परसों 3 दिन पहले, वाई डिड आई यूज द वर्ड प्रोविजन? हाँ, क्योंकि 40 लाख रुपया लगेगा, ये थोड़ी कंफर्म मालूम है। 40 लाख लगेगा, ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं, देयरफॉर द नेम इज प्रोविजन। ये जो क्रेडिट होगा ना, ये 12,74,000 पे होगा। अभी एक बात बोल रहे हैं, काउंटर क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं है, क्योंकि 10 दिन के बाद जब AS10 स्टार्ट होगा, हम उसमें पढ़ेंगे, और 10 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जो डेबिट होता है ना, डेबिट,
वो न्यूक्लियर पावर प्लांट डेबिट होता है, माने एसेट डेबिट होता है, लॉस नहीं। एसेट डेबिट होता है, फिर एसेट का डेप्रिसिएशन पीएल में चला जाता है। पहला दिन लॉस डेबिट नहीं होता है, इसको कैपिटलाइज किया जाता है। कहा जाता है कि डीकमीशनिंग लायबिलिटी व्हेन इट इज क्रेडिटेड एन एसेट अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड। इट डजंट गो टू P&L स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट गोज टू P&L एज द डेप्रिसिएशन गोज टू P&L। ये थोड़ा दिन के बाद पढ़ेंगे। मेरा टारगेट खाली 12,74,000 था मेरा। आप समझे प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट? बोलिए यस और नो। अब एक चीज और सोचो, अगेन थोड़ा कम समझ में आएगा, 10 डेज में आ जाएगा। इसका पेमेंट कब होगा? हाथ देखो, इसका उसका बोलते तो हाथ देखा करो। 10 साल बाद कितना होगा? 40 लाख। तो जानते हो एवरी ईयर, ब्लैक टी शर्ट लास्ट बेंच, क्या नाम बेटा? अशाफ। एवरी ईयर इसको बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, इंटरेस्ट को डेबिट करके। एंट्री मारा जाता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी। देखो, सोचो, समझो, धीरे धीरे ये बढ़ बढ़ के 40 लाख हो जाएगा 10 साल में, क्योंकि डिस्काउंटिंग करके तुम इसको लाया ना, कम फ्यूचर को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाया। तो प्रेजेंट वैल्यू को जब कंपाउंड करेगा धीरे धीरे, तो वो फ्यूचर वैल्यू नहीं बन जाएगा। जब फ्यूचर नीचे आया प्रेजेंट बना, तो प्रेजेंट जब आगे जाएगा तो फ्यूचर वैल्यू तो बनेगा ना जी। तो इंटरेस्ट को डेबिट कर करके ये 40 लाख हो जाएगा, फिर हम पेमेंट कर देंगे। तो ये एक बेसिक आइडिया है जो आप 10 दिन के बाद पढ़ोगे। तो सर आज का टारगेट क्या था? आज का टारगेट था प्रेजेंट वैल्यू इज ए मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या बोला? प्रेजेंट वैल्यू इज ए मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड देयर आर सम लायबिलिटीज, देयर आर some liabilities which as per various accounting standards are measured at present value. They are measured at present value and one of them is, नाम बोलो, provision for decommissioning liability, asset को फेंकने का liability। पल्ले पड़ा कि सब ऊपर से गया? थोड़ा थोड़ा क्यों? नहीं, ये आइडिया नहीं पूरा समझ में आया कि फ्यूचर में कोई चीज का पेमेंट करना है। कैलकुलेशन हम पढ़ाएंगे 10 दिन बाद। जो बोले वो वर्ड पूरा पूरा नहीं समझ में आया। ये बोलो सर सम नहीं बना सकते अभी, तो सम बनाने लायक हम बनाए नहीं तुमको। खाली हम ये बोले प्रेजेंट वैल्यू एज ए मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो हम लोगों ने 11th 12th बीकॉम फाउंडेशन में अभी तक नहीं पढ़ा, वो है, सुन लो। ग्रेचुइटी भी ऐसे ही निकलता है। सोचो क्यों? क्या होता है ग्रेचुइटी? आप उनको तो ग्रेचुइटी ऐसा ही है कि नहीं? ग्रेचुइटी पूरा का पूरा ऐसा ही है कि नहीं, हमको बताओ। 40 साल बाद जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तब उसको एक्स अमाउंट देंगे। तो एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्डिंग तो होगा कि नहीं होगा, बताओ। उसमें भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो सर ग्रेचुइटी हम लोग के सिलेबस में है, उसका अकाउंटिंग, यस, 4 महीना बाद पढ़ेंगे। ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू इज ए मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। खाली इतना बोलना था मेरे को। ये समझ में आया? यस और नो? कॉपी में लिखो। 3 नंबर, we students, we will use PV concept, present value concept, PV concept in the following AS.
नीचे लिखो AS, बुलेट 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 करके लिखोगे, हाँ, AS29 डैश AS10। डैश करके नाम लिखो डीकमीशनिंग लाइबिलिटी, फिर से ऐसे डैश डीकमीशनिंग लाइबिलिटी। AS15 ग्रेचुइटी लाइबिलिटी। जाइए AS15 का नाम देखिए पलट के, पलटिए ना, धीरे धीरे पलटेंगे तब तो नाम याद होगा। धीरे नाम भी तो याद तो करना होगा ना। एम्प्लॉई बेनिफिट, तो ग्रेचुइटी और एम्प्लॉई कनेक्ट हो रहा है ना, एम्प्लॉई को ही तो ग्रेचुइटी का पेमेंट होगा। नीचे लिखो AS19 डैश करके लिखो लीज लाइबिलिटी। क्या लिखा? क्या बीइंग ए लेसी, बीइंग अ टेनेंट, हम लोग धीरे धीरे करके फ्यूचर में सामने वाले आदमी को कुछ पेमेंट करते हैं क्या? अरे जल्दी हाँ बोलो। क्या रेंटल एग्रीमेंट में हम लोग धीरे धीरे करके फ्यूचर में पेमेंट करते हैं क्या? तो क्या उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला जा सकता है कि नहीं? पीवी कॉन्सेप्ट यूज होगा इस चैप्टर में भी। फिर लिखो AS28 impairment of assets। इसको अभी मैं बोल नहीं पाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। खाली एक वर्ड बोल रहा हूं, वैल्यू इन यूज बोल के एक आइटम है, एक अमाउंट है जो निकाला जाता है, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो किया जाता है। ओके, तो वो अभी नहीं समझ में आएगा। ये 4 AS ऐसा है, बोलो फिल इन द ब्लैंक्स आगे। ये 4 AS ऐसा है जहां पे मेरा स्टूडेंट पीवी कॉन्सेप्ट यूज करेगा, जो हम लोग अपने पास्ट में नहीं देखे कभी भी, वो हम लोग अपने प्रेजेंट में देखेंगे। ओके, अब लिखो B। रियलाइजेबल वैल्यू कॉन्सेप्ट। क्या होता है जी? बेचेंगे तो कितना पैसा घर में आएगा। लिखो दिस इज द अमाउंट this is the amount that is expected to receive when we sell an asset. When we sell an asset. Full stop. We will use this in बोलिए कहाँ कहाँ सुने हो? ओके, एस का बताइए, एस में कहाँ सुने हो? इन्वेंट्री वाले में।
क्या पढ़े हो इन्वेंट्री वाले में? इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और अच्छा एनआरवी फुल फॉर्म भी बोल दो बेटा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है ना जी। वहां पे लिखो AS2, नहीं वी विल यूज इट इन दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नीचे लिखो AS2 कॉमा कॉमा या नीचे नीचे लिख सकते हो जैसे लिखना AS10। जो फिक्स्ड असेट होता है ना, उसको अगर हम एक्टिव यूज से हटा देते हैं, हमको यूज और उसको नहीं करना, हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। क्या बोलते हैं? नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। फिर लिखो AS28। और लिक्विडेशन वाले में तो पूरा सम बना के गए हम लोग। अगर कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रहेगा तो हम लोग का बहुत सारा सम बन चुका है क्लास में। घर में तुम लोगों ने 2 सम बनाया, वहां भी यूज होता है। पर क्योंकि हमारा सिलेबस AS वाला है, वो नॉन गोइंग कंसर्न का क्लास हो गया, दोबारा कभी वो डिस्कशन में नहीं आएगा। तो हम इस 3 का नाम लिखाना चाहते हैं। नीचे लिखो C नंबर। करंट कॉस्ट। क्या होता करंट कॉस्ट? प्रेजेंट वैल्यू होता तो फिर वहीं पढ़ लेते, प्रेजेंट वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू है ना, रियलाइजेबल वैल्यू वो क्या होता है? जब हम किसी एसेट को बेचने जाते हैं तो जो पैसा हमको मिलने वाला है। करेंट कॉस्ट क्या है? अगर हम किसी एसेट को खरीदने जाएंगे तो मेरा जो कॉस्ट लगेगा वो एसेट का करेंट कॉस्ट है। लिखो रोमन 1, फॉर एन एसेट इट इज द अमाउंट। ये सब MCQ के क्वेश्चन भी बनेंगे। हाँ, फॉर एन एसेट दिस इज एन अमाउंट। यस वरुण अग्रवाल आप राइट हैं। दिस इज एन अमाउंट दैट विल बी पेड if an asset is bought today रोमन 2 में लिखिए फॉर ए लायबिलिटी फॉर ए स्पेशली करो ये थोड़ा दिन बाद। हाँ, हड़बड़ा के पूछना मत कुछ भी। ए फॉरेन करेंसी लायबिलिटी कोई भी एक फॉरेन करेंसी लायबिलिटी समझाइए तो। फॉरेन करेंसी लायबिलिटी, आप हिंदुस्तान में बैठे हो, आपकी एक फॉरेन करेंसी लायबिलिटी है, कैसे हो सकता है? गुड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में, या लोन ले लिए फॉरेन कंट्री से। हाँ, फॉरेन कंट्री से लोन ले लिए, सुना तो होगा ये सब चीज कभी कभी। लिखो क्या लिखा? is required to be stated as per closing exchange rate। फाउंडेशन से हटके है ना जी पढ़ाई बहुत।
अचानक नहीं लग रहा अलग दुनिया में पहुंच गया? कहाँ साला रेंट डेबिट करते थे, फिर सैलरी कर देते थे, फिर प्यार से उसके बाद स्टेशनरी आ जाता था। दुनिया ही बदल गई है। डिफिकल्ट है थोड़ा सा, बट एंटरटेनिंग है, अच्छा है बहुत पढ़ाई। इंटर का फाइनल का भी अच्छा हुआ, इंटर में सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डाल दिया, एक लेवल का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है। एक इंटर पास बच्चा अगर फाइनल पास नहीं भी कर पाता तो भी कम से कम वो एम्प्लॉयबल हो जाता है, क्योंकि उसको सब कुछ आता है उस कंपनी का जिसमें इंड एस नहीं है, जिसमें एस फॉलो होगा, उसको सब कुछ पढ़ा दिया जाता है। सो दैट वे आई वेलकम। हम लोग का टास्क बढ़ गया, मेहनत बहुत ज्यादा हो गया हम लोग का, बट इट्स गुड। अच्छा सिलेबस डिजाइन हुआ है। ये समझते हो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट? नहीं, एक्सचेंज रेट समझते हो? $1 इज इक्वल टू 82 समझ में आता है? आता है समझ में? तो मान लो ये 31 मार्च 24 का एक्सचेंज रेट है। आपको मालूम है आज के दिन डॉलर क्या भाव होगा? 84 90 नहीं पहुंचा है, 84 85 होगा हमको लगता है। 83 84 होगा ना? हाँ वही, छोड़िए ना, बाद में देख लेंगे गूगल से। मान लीजिए मेरा माथा में $1,00,000 का लाइबिलिटी है, $1,00,000 का। हम 1423 को लोन लिए थे बैंक से, 1423 को, तब $1 71 रुपीज था। हाउ मच मनी शुड हैव आई गॉट? 71 लाख। ईयर एंड में $1 82 हो गया, मेरा लाइबिलिटी 82 लाख का हो गया। नहीं समझे ना? समझे? पढ़ेंगे, चैप्टर है बहुत बड़ा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, डोंट वरी। ये जो मैंने करेंट एक्सचेंज रेट पे मेजर किया ना लायबिलिटी को, ये करेंट कॉस्ट कहलाता है। तो सर आपका लायबिलिटी का अमाउंट ऐसे बढ़ जाएगा? यस, और हमको लॉस रिकॉर्ड करना होगा। सोचिए कैसे लॉस हो गया, क्योंकि लिए थे तो 71 लाख घर में आया था, और पे करेंगे तो 82 लाख पेमेंट करना। ऐसा फील हो रहा है कि नहीं? पहले ये तो बताइए। और बच्चों प्लीज, एक 18-19 साल का बच्चा जब हो जाता है ना, तो समझने लग जाता है चीजों को। आप ना झूठ मूठ का नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा रिएक्शन मत दीजिएगा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? टिल यू आर अंडरस्टैंडिंग आप बोलो हाँ, नहीं समझ में हम हैं। लिखो क्या लिखा बोलो तो? For a liability, especially a foreign currency liability, is required to be measured as per closing exchange rate. Full stop. This we will do in AS 11. हो गया, एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उसका एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करेंगे। मेरा पहला वाला चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक का नाम देखो, 4 पेज पलटो पीछे, बुक में नहीं है कॉपी में है। 10 पेज का नोट हो गया क्या? पूरा टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम क्या दिए थे सबसे ऊपर में? फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ या एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसमें फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, फ्रेमवर्क वाला। ऐसे देखते लग रहा है हम उनके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, मतलब बिठा लिए तो अत्याचार हो रहा है। अरे पढ़ोगे नहीं क्या? सिलेबस है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। ऐसा क्या है? नहीं समझ में आए तो परेशान हो जाओ, समझ में आने से तो ठीक है, मुस्कुराओ। क्या है बोलते ना, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं।
पढ़िए, लखनऊ में, यूपी में रोड में लिखा हुआ है ये बार बार जगह जगह पे। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। लिखो, अब इजी है। अभी जो अगला 1.5 क्लास, जो भी ये क्लास और कल का क्लास एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है। हो गया, जो स्ट्रेंथ वाला चीज था ना वो आपने पढ़ लिया। आप देखिए ना, सारे प्रैक्टिकल सम्स बना लिए हम लोग। अब सब कुछ इजी है, खाली सुनना है। कॉपी में लिखो, हेडिंग दे दो, पैराग्राफ नया बताओ। 22 ना, लिखो। हेडिंग तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पैराग्राफ नंबर 21 ना, 22, ओके। प्रिंसिपल्स शॉर्ट फॉर्म में गैप। ए करके लिखो। क्या लगता है ये क्या है? ऐसे ही फील करिए। नहीं, हमारा बताइए, वो तो यूएस गैप हो गया, हमारा भी तो गैप है। हमारे यहाँ क्या अकाउंटिंग नहीं होता? जो आप एस पढ़ने वाले हो ना, उसको बोला जाता है गैप। जो आप एस पढ़ने वाले हो वही गैप है। और अगर कोई टॉपिक एस में कवर्ड नहीं है तो उसके लिए जो चीज कवर्ड होता है वो गैप है। उसके लिए जो भी रूल फॉलो होता है वो गैप है। लिखो, ए करके लिखो। These are a combination. These are a combination of the following two. नीचे लिखो रोमन 1, authoritative standards, डैश करके लिखना AS। ऑथोरिटेटिव वर्ड क्यों यूज हुआ होगा, गेस करो। किसी एक अथॉरिटी ने इशू किया है ना। इंस्टीट्यूट भी तो एक अथॉरिटी है ना जी, बहुत बड़ा। और इंस्टीट्यूट एस बना करके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दे देता है। याद होगा पहला क्लास में हम बोले थे ये सब बात। MCA मिनिस्ट्री ऑफ, अपना बात हो ना, कौन है लॉ मिनिस्टर का, अभी कौन है, ये सब बात हुआ था। और वो MCA जो होता है ना, वो उन्हीं सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंपनीज को बोलता है ये तुमको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज का अकाउंट ऑडिट होता है। और अगर ऑडिट हो रहा है तो उनको एस फॉलो करना पड़ेगा। तो MCA अपना वेबसाइट पे नोटिफाई कर देता है कंपनीज के लिए, बोला बॉस ये सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने नोटिफाई कर दिया, ये हमने बता दिया, ये तुमको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि एक अथॉरिटी इसको इशू करता है, इसलिए नाम है ऑथोरिटेटिव स्टैंडर्ड्स। फिर लिखो रोमन 2, अदर कॉमनली एक्सेप्टेड वेज कर दो। अदर कॉमनली एक्सेप्टेड वेज ऑफ अकाउंटिंग। अदर क्यों बोला गया? जो ए से कवर्ड नहीं है, कुछ तो बोले तो अदर बोल दिए। एंड कॉमनली एक्सेप्टेड मतलब प्लीज बिलीव मी, सब कुछ एस कवर नहीं कर सकता। नहीं समझे? अभी भी एस बनने के स्टेज में है। बस अभी हमारे यहां क्या प्रॉब्लम हो गई बेटा, कि हम लोग इस प्रोसेस में घुस गए हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में,
कि हम लोग एस को इंड एस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है तो दो अकाउंटिंग सिस्टम अभी इंडिया में चल रहा है, और ये भी बोला होगा आप अपने लाइफ टाइम में एक देखेंगे, सारा एस को इंड एस की पैरिटी पे ये लोग ले आएंगे, और 5 साल नहीं लगेगा हमको जो लग रहा है, विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर एस और इंड एस सेम हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा चेंजेस के साथ एस इंड एस को सेम कर देंगे। अभी तुम ये मत पूछना मेरे से फिर इंटर का सिलेबस में क्या होगा, हम भगवान नहीं हैं और ज्योतिषी भी नहीं है प्लीज, हाँ, सो डोंट आस्क दैट क्वेश्चन, जस्ट फील कि हम लोग इस प्रोसेस में हैं। जो 2 तरह का अकाउंटिंग चल रहा है ना अभी, एक एस वाला और एक इंड एस वाला, एक छोटा कंपनी वाला एक बड़ा कंपनी वाला, ये एक हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑलरेडी इस पे काम करना चालू कर चुका है। It'll take some time, but we have started doing work on it. ठीक है, तो पहले मेरे को बोलो गैप का मतलब क्या हुआ? नहीं, नीचे क्या क्या चीज इंक्लूड होता है इसमें? एक तो अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स जिसको एस बोलते हैं, एक बाकी एक्सेप्टेड वे ऑफ अकाउंटिंग जो भी है जो एस से कवर्ड नहीं, ये दोनों चीज गैप में कवर्ड होता है। तो कोई बोले हिंदुस्तान के गैप के बारे में बताओ, तुम इंटर के स्टूडेंट हो, तो तुम बोलना एस और अदर कॉमनली एक्सेप्टेड वेज। हम लोग फाइनल में बोलते हैं एस, इंड एस और अदर कॉमनली एक्सेप्टेड वेज। किसी को तो एस भी फॉलो करना पड़ता है ना। आप लिखो पैराग्राफ बी, authoritative standards are the accounting standards क्या लगता है कौन बनाता होगा? एस को ड्राफ्ट कौन करता होगा, इंस्टीट्यूट या मिनिस्ट्री? हम लोग का इंस्टीट्यूट एस बनाता होगा कि निर्मला ताई बनाती होगी? हम लोग ही बनाते होंगे। निर्मला ताई को हम लोग लेंड करते हैं, लेंड, ये ले लीजिए, अच्छा चीज बनाए हैं, जाइए सारा कंपनीज को बोल दीजिए इसको फॉलो कर लेगा। लेकिन निर्मला जी ऐसा लिखती नहीं है वेबसाइट पे कि ये हम लोगों ने बनाया है। लिखो, एहसान जता देना, मतलब हम लोग का एहसान है उनके ऊपर, तो उनको एक्नॉलेज तो करना चाहिए। दे नेवर डू दैट। क्या लिखा बोलो? आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाई ICAI, डेवलप्ड बाई ICAI एंड इश्यूड बाई, नहीं 2 मिनट तो थोड़ा वही निर्मला सीतारमण लिखेंगे, वेट करो, एंड इश्यूड बाई। अब नीचे ध्यान से हड़बड़ाना मत, इशूड बाई में 2 बात होगा, रोमन 1 रोमन 2। फॉर डैश एंटिटीज, थोड़ा ज्यादा बात ठीक हो गया हमको लग रहा है। फॉर डैश एंटिटीज आप बोल पाएंगे आराम से। इंस्टीट्यूट ने बना दिया, डेवलप कर दिया, डेवलप करके बाद एमसीए को दे दिया। अब एमसीए अपना वेबसाइट पे छाप देगी और बोलेगी किसको फॉलो करना है? कंपनियों को, फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज। और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को जो फॉलो करना है ICAI ही बोलता है, बिकॉज एमसीए बोलेगा कैसे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, तो कंपनीज को ही डायरेक्शन दे सकता है ना। तो नॉन कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए कौन सामने आएगा? कोई सामने नहीं। बोलो, पूरा बोलो, बहुत सुंदर बात है। कोई सामने नहीं आएगा। तो सर फिर इंस्टीट्यूट सामने आ गया क्या? घुमा के सामने आया, वो भी सीधा नहीं आया। वो कैसे सामने आया आप सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये कहीं लिखने का काम नहीं है, खाली सुनने का काम है। इंस्टीट्यूट ने, इंस्टीट्यूट समझ गए, 7 रसल स्ट्रीट बोल दो या कस्बा बोल दो या नोएडा बोल दो, डन। तो वो जो इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट ने किसी
एंटिटी को कभी नहीं बोला, जैसे इंस्टीट्यूट ने मेरे को कभी नहीं बोला कि सुदर्शन तुमको एएस फॉलो करना है, नहीं बोला। इंस्टीट्यूट ने क्या बोला मालूम? इंस्टीट्यूट ने मेरे ऑडिटर को बोला, मेरे ऑडिटर को, कि तुम जब ऑडिट करोगे ना तो देखना सुदर्शन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस के हिसाब से बना है कि नहीं। अबे तो हम ही को बोल दो ना कि हमको एएस के हिसाब से बनाना है, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट देना है। तो इनडायरेक्ट वे में उन्होंने मेरे को बोला एएस फॉलो करो। हम आपको डायरेक्ट वे में लिखा दिए थे, याद करो, फॉर दोज कंपनी जिनका फॉर दोज एंटिटी जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है उनको एएस फॉलो करना पड़ता है। पर ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये ऐसे घुमा के लिखा हुआ है। क्लियर तो हो गया ना बात? सर हम लोग तो सीधा लिख सकते हैं ना एग्जाम में, आपको सीधा ही लिखना है। हम घुमा के बोले क्योंकि सच्ची में घुमाया हुआ है। ओके, तो क्या लिखा बोलो? इशूड बाई लिखा, एमसीए के सामने क्या लिखा? फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज, और आईसीएआई के सामने लिखो फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। एमसीए का फुल फॉर्म, आईसीएआई का फुल फॉर्म, ये देखो क्या लिखा हुआ है, NFRA। पहली बार देख रहे हो? पहली बार देख रहे हो? गेस करो फुल फॉर्म। नेशनल रिपोर्टिंग। लिखो, हम लोग अकाउंटिंग जो वर्ड है ना, अकाउंटिंग को रिपोर्टिंग भी बोला जाता है। फिनेंशियल अकाउंटिंग, फिनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनल के पेपर का नाम फिनेंशियल रिपोर्टिंग है, तुम्हारे पेपर का नाम अकाउंटिंग है। लिखो NF, ये सी नंबर पॉइंट, NFRA, NF डैश करके लिखो, नेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नेशनल फिनेंशियल, एमसीक्यू के क्वेश्चन सारे, हाँ। नेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इज ए body, BODY, is a body that gives consultation क्या लगता है? सोच के बोलना है, गेस करो, 100 रुपीज देंगे। ये गेस, रुकिए ना जी, तुरंत सुनिए क्वेश्चन। ये लोग किसको कंसल्टेशन देते होंगे और फिर एएस इशू होता होगा? एमसीए को। आईसीएआई के सामने आने वाले बड़े लोग हैं ये लोग, नफरा इसका नाम, सरकारी लोग हैं, सरकार ने बनाया है। अभी खूब ऑडिटर लोगों के पास चिट्ठी आता नफरा का, ठीक से ऑडिटर नहीं किए हो, एक बार आओ जरा मिलने। खूब हो रहा है ये। कोई कंपनी फ्रॉड में पकड़ी जाती है ना, ऑडिटर के पास चिट्ठी चला जा रहा है। अभी बेचारे छोटे छोटे ऑडिटर लोग, हम लोग के स्टूडेंट लोग आकर के बोलते सर नफरा का चिट्ठी आ गया है, क्या करना? हम तो सर 12 साल पहले बैलेंस शीट साइन किए थे, हम तो काम ही छोड़ दिए, शादी वादी करके कहीं चले गए, सेट हो गए, अभी तो माफ कर देते हैं। वैसे क्या लिखा? क्या लिखा? गिव्स टू एमसीए, and gives recommendations, gives, नफरा लिख दिए ना, नफरा गिव्स कंसल्टेशन लिखा है ना बेटा? हाँ, थैंक यू। तो gives consultation to MCA and gives recommendations about applicability of accounting standards.
हमको ठीक से सोच के बताओ, ICAI का क्या रोल है, नफरा का क्या रोल है, MCA का क्या रोल है, कॉरपोरेट बॉडी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेके एक साथ 3 सेंटेंस में ठीक से बोलना, पढ़ने का जरूरत नहीं, ऐसे ही बोलो। कॉरपोरेट बॉडी के, कॉरपोरेट रिलायंस तो खैर इंड एस फॉलो करने लग गया है, पर इंड एस का भी सेम रूल है। यही तीनों लोग हैं इंड एस में भी, यही तीनों लोग हैं इंड एस में भी, ठीक है। तीनों का अलग अलग रोल बताओ। ICAI बनाएगा, नफा, हाँ नहीं, एप्लीकेबिलिटी कौन समझाएगा? हाँ ये बोल, हम तो सुने नहीं। नफरा, हम बोला लाइन नहीं सुने तेरा, नफरा MCA को समझाएगा, ये एस बढ़िया है, ये देना है कॉर्पोरेट बॉडीज को, इसको अप्लाई करा दो, अभी करा दो, नहीं अभी 2-3 साल रुक जाओ फिर करा देंगे, नहीं समझे बात को, इसको कराओ, इसको मत कराओ। ये सारा काम नफरा करता है और MCA को कंसल्ट करता है। नफरा ICAI के साथ क्या मीटिंग सीटिंग करता है हमको आइडिया नहीं है, पर नफरा सरकार को एडवाइस करता है। सो नफरा सरकार का एडवाइजरी बॉडी है। सरकार को कैसे आइडिया होगा बेटा, गवर्नमेंट थोड़ी अकाउंटिंग जानता है, खाली रुपया चाहिए नहीं। लिखो नया पैराग्राफ, हो गया ये वाला पढ़ाई, नया पैराग्राफ। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे सिलेबस में? मैंने बोला 27। लिखो नंबर 2, नंबर 23। 23 के पैराग्राफ का नाम दो एप्लीकेबिलिटी of AS on corporate entities। एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS ऑन कॉर्पोरेट एंटिटीज। सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटी पे डिस्कशन चलेगा, आज कंप्लीट नहीं होगा, आज खाली चालू होगा, कल आराम से कंप्लीट हो जाएगा, नॉन कॉर्पोरेट वाला भी हो जाएगा। होपफुली कल हम ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, पूरा चैप्टर। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे हाफ लगेगा, मुझे लगता है कल हो जाना चाहिए। ओके 6 to 7 क्लासेस मैंने बोला था लगेगा, कल शायद 6th नंबर है, 7th जाएगा मैक्सिमम अगर जाएगा तो। सुनो, सो कितने एस है तुमने बोला? 27। कॉर्पोरेट एंटिटीज को अभी बोल रहा हूं, थोड़ा देर के बाद लिखाऊंगा। कॉर्पोरेट एंटिटीज को 2 में डिवाइड किया गया है, SMC, नॉन SMC। A corporate entity can either be a small and medium sized company or it will be a non SMC, non small and medium sized company। तो non small and medium sized company means large companies, big size companies। तो मैं ना non SMC बहुत देर तक नहीं बोल पाऊंगा, नहीं समझे? मैं बिग कंपनी बोलूंगा, बिग स्मॉल, ये SMC स्मॉल मीडियम दोनों आ गया, हम स्मॉल बोलेंगे, इसको बिग बोलेंगे। तुम बोला मीडियम कहां गया? मीडियम स्मॉल के साथ है, ओके, और इसको बिग बोलेंगे। पर आपको बिग कंपनी लिखना अलाउड नहीं है एग्जाम में, आपको लिखना पड़ेगा नॉन SMC। ओके, नीचे लिखो। अच्छा, एक 2 मिनट और सुन लो। नॉन SMC कौन होता है? SMC कौन होता है? इसमें 6 क्राइटेरिया है। क्या बोला? 6 क्राइटेरिया है। पहला, ऑल लिस्टेड कंपनीज आर, बोलो, ऑल लिस्टेड कंपनीज आर नॉन SMC। थैंक यू। ऑल दोज कंपनीज, सेकेंड बोल रहा हूं, पहला वाला हो गया। All those companies which are not yet listed but
they have already passed a board resolution that they are in the process of issuing securities which will subsequently be listed in the browsers. सर हिंदी में छोटा बोलिए ना. ऐसा कंपनी जो शेयर इश्यू लाने वाला है, जिसका लिस्टिंग होने वाला है. शेयर इश्यू लाओगे तो लिस्टिंग तो कराना ही पड़ेगा. ओ हेलो, लॉ की क्लास में सर लोग ये सब लाइन बोल चुके होंगे. कोई भी कंपनी अगर पब्लिक में सिक्योरिटी इशू करेगा तो उसको फिर लिस्टिंग कराना पड़ेगा. तो उसको भी बिग साइज कंपनी बोला जाएगा. किसको? लिस्टेड को तो बोलेंगे ही, जिसका लिस्टिंग होने वाला है. हम लोग उसको बोलते हैं, बोलने दो, हम लोग उनको बोलते हैं proposed to be listed. क्या बोलेंगे? proposed to be listed. तो proposed to be listed भी किधर में बैठेगा? इधर में बैठेगा. तो इधर में पहले कौन बैठा? गुड. फिर कौन बैठा? proposed to be listed. सारा बैंकिंग कंपनी, सारा इंश्योरेंस कंपनी और ना मेरे को बोलने दो, सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग कंपनीज, रिपीट कराओ, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ये लोग कौन है? नॉन एसएमसी. बड़े में गिनती आते हैं. बैंक वैंक वगैरह तो बड़े में गिनती आएगा ना. फोर्थ, जिनका टर्नओवर कितना बोला? जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है. क्या बोले आप लोग? फिर से एक मिनट, क्या हुआ? क्या बोला? हम क्या बोले? बोलो इसको. जिनका नेटवर्थ नहीं, सॉरी, जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है. जिनका बोरोइंग, लोन, जिनका बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा है. ये सब कौन है? बड़े हैं, नॉन एसएमसी. 5 बोला, छठा ऑन द वे है. पांचों फिर से तुम बोलो, ऐसे बोलो. ऑल लिस्टेड कंपनीज आर नॉन एसएमसी. ऑल दोज कंपनीज विच आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिस्टेड आर नॉन एसएमसी. ऑल बैंक्स, ऑल इंश्योरेंस एंटिटीज, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉन एसएमसी. ऑल कंपनीज जिनका टर्नओवर इज इक्वल टू और मोर देन 250 crores आर नॉन एसएमसीज. ऑल कंपनीज जिनका, क्योंकि हम लोग अभी कंपनी पढ़ा रहे हैं, कॉर्पोरेट एंटिटी का एप्लीकेबिलिटी पढ़ा रहे हैं, तो ऑल कंपनीज जिनका बोरोइंग is more than equal to 50 crores, they are non-SMC. छठा, 6th one, एक नॉन एसएमसी का होल्डिंग कंपनी और एक नॉन एसएमसी का सब्सिडरी कंपनी विल ऑल्सो बी ए नॉन एसएमसी. बड़े बाप का बेटा बड़ा होता है. अनंत अंबानी, हेलो, बड़ा है. शादी में देखे नहीं कितना खर्चा हुआ? सॉरी, अभी 6-7 दिन चलेगा, मेरे को अभी जा नहीं रहा बुखार मेरा. फिर से, ऑल नॉन एसएमसी का होल्डिंग कंपनी भी नॉन एसएमसी होगा, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो. नहीं समझे? माने एक नॉन एसएमसी है, उसका बहुत छोटा सा होल्डिंग कंपनी है, माने होल्डिंग कंपनी का टर्नओवर 3 करोड़ है, बोरोइंग 0 है, अनलिस्टेड स्पेस में है, माने कुछ नहीं है उसके पास,
पर एक नॉन एसएमसी का होल्डिंग है ना जी, वो ऑटोमेटिक नॉन एसएमसी होगा। और रिपीट कर दो, एक नॉन एसएमसी का सब्सिडियरी कंपनी भी नॉन एसएमसी होगा। आप फुल्ली कॉन्फिडेंट है मैंने जो बोला? तो 6 तरीका बताइए जब कोई भी कंपनी नॉन एसएमसी बनता है। लिस्टेड होने से नॉन एसएमसी बनता है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिस्टेड होने से नॉन एसएमसी बनता है, बैंक इंश्योरेंस कंपनी नॉन एसएमसी बन जाएगा, टर्नओवर 250 करोड़ और मोर होने से नॉन एसएमसी, बोरोइंग 40 नहीं 50 करोड़ और मोर होने से नॉन एसएमसी, और नॉन एसएमसी का होल्डिंग और सब्सिडरी भी नॉन एसएमसी। जो लोग नॉन एसएमसी बन गए वो नॉन एसएमसी, बाकी जो बच गए दे आर ऑल एसएमसी। पढ़ा दिए हम। अब सुनिए, जब हम लिखाएंगे उल्टा करके लिखाएंगे। एसएमसी का हम डेफिनेशन देंगे और बोलेंगे ऑल अदर्स आर नॉन एसएमसीज। हम ऐसे करके लिखाएंगे, एन एसएमसी इज ए कंपनी विच इज नॉट ए लिस्टेड कंपनी। समझे कि नहीं? अब आपको नाराज होने का हक नहीं है। सर क्यों आप पढ़ाए वैसे लिखाएंगे वैसे क्यों? पढ़ाने में समझाने में दिस इज गुड। लिखा हम वैसे रहे क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जब रूल बनाया लिखा ऐसे। नहीं समझे? अब तुम समझ गए ना तो दूसरा वाला लिखते वक्त तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। सो इट वॉज माई एक्सपीरियंस कि पढ़ाओ ऐसे एंड देन लिखाओ वैसे, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, बाकी कल। क्या क्या होमवर्क है? 7 and 2 बना करके लाओगे। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू। अच्छा हाँ सुनो ना एवरीबडी, अपना जो